हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल बीट्स अबाउट। इसके पहले वीडियो में हमने क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस और साल्ट को स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, तो हमने उसमें उस जो प्रीवियस वीडियो था हमारा, उसमें हमने इस चैप्टर को यहाँ तक कवर किया हुआ था। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे एसिड बेस साल्ट का सेकेंड पार्ट है। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक से जो है अपना चैप्टर को जो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अब जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ हमारा इसमें कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, यानी जो सारे एसिड्स और बेसिस होते हैं उनमें क्या कॉमन होता है। ठीक है, तो जो सारे एसिड्स होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर होती है। ठीक है, जो एसिड्स में जो ये सिमिलरिटी होती है वो किसके कारण होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो सारे जो एसिड्स होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करने पर जो है वो हाइड्रोजन गैस को जो रिलीज करते हैं। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो सारे एसिड्स होते हैं क्या वो सब में हाइड्रोजन जो होता है वो कॉमन होता है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, तो इस एक्टिविटी को हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसके जो है सैंपल्स लेने हैं ना। तो उसके बाद से जो है हमें इस बीकर में जो है यहाँ पे जो है इस सैंपल्स को रखना है। यहाँ पर एक कॉर्क की मदद से यहाँ पे कॉर्क रखना है और इसमें 2 नेल्स जो है वो वहाँ पे फिक्स करना है और इन दोनों नेल्स को जो टर्मिनल्स है उनको एक 6 वोल्ट के बैटरी के साथ कनेक्ट करना है और फिर इसमें जो है इस स्विच को ऑन करना है। जो अलग अलग सैंपल्स को लेते हुए स्विच को ऑन करना है, उसको वैसे हम देखेंगे कि क्या बल्ब जल रहा है नहीं। तो जब हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन को जब यहाँ पर रखेंगे तो जो एसिड सॉल्यूशन जो होगा वो जो है वो करंट को फ्लो करेगा और जो हमारा बल्ब होगा वो बर्न करने लगेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आगे दिया हुआ है कि द बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स, मतलब जब हम वहाँ पे एसिड्स को सैंपल के रूप में रखेंगे तब जो हमारा बल्ब है वो ग्लो करने लगेगा। और लेकिन जो ग्लूकोज और अल्कोहल का सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो जो बल्ब का ग्लोइंग है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो करंट जो है वो सॉल्यूशन से फ्लो हो रहा है। तो जो एसिड्स होते हैं उनसे जो है करंट जो है वो इजीली फ्लो हो जाएगा, क्योंकि जो एसिड्स होते हैं वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं। जो एसिड्स होता है उसमें कैटायन के रूप में H+ आयंस प्रोड्यूस होते हैं और एनायन के रूप में माइनस आयंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि HCl में जो है हमारा Cl- हो गया, HNO3 में हमारा NO3- हो गया, ऐसे। ठीक है ना, तो ये इसमें एनायंस और कैटायंस प्रेजेंट होते हैं एसिड्स में, इसलिए जो है वो करंट को कंडक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि जो सारे एसिड्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो कि उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए जो है वे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है ना, अब व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और ए बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन, किसी भी वाटर सॉल्यूशन में एसिड और बेस के साथ क्या होता है। ठीक है ना, तो क्या सभी एसिड जो है वो एक्वियस सॉल्यूशन में अपने आयंस प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम अपने एक्टिविटी से देखेंगे। ठीक है ना, तो इस एक्टिविटी 2.9 में हमें 1 ग्राम जो है सोडियम क्लोराइड लेना है, एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में, क्लीन टेस्ट ट्यूब में लेना है। उसके बाद से उसमें कुछ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डालना है। ठीक है ना, उसके बाद से इसमें से एक गैस का इवोल्यूशन होगा, फिर उस गैस को हमें एक बार ड्राई लिटमस पेपर से और वेट लिटमस पेपर से हमें चेक करना है। ठीक है, उसके बाद से दोनों लिटमस पेपर ड्राई और वेट से चेक करने के बाद हमें अपने ऑब्जर्वेशंस को नोट करना है। ठीक है, तो इस पे एक्सपेरिमेंट से हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन को गैस जो है उसका जो प्रेजेंस है वो हम सिर्फ वेट हमारा लिटमस पेपर होगा उसी के पास साथ जो है हम इसके एक्सपेरिमेंट को रिजल्ट को देख पाएंगे। ठीक है ना, अब्सेंस ऑफ वाटर में वाटर का जब अब्सेंस होगा यानी जब ड्राई लिटमस पेपर होगा तब ये एक्सपेरिमेंट जो हम इसलिए नहीं कर पाएंगे, उसका ऑब्जर्वेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो HCl है जब वो H2O के साथ कंबाइन होता है तो ये H3O+ आयंस देता है, मतलब H+ आयंस ये हाइड्रोनियम आयन के रूप में देता है और क्लोरीन देता है। ठीक है, ये पॉइंट हमें एक नोट करने वाला है कि जो हाइड्रोजन आयन है वो कभी भी अकेला नहीं रह सकता, वो एलोन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसलिए जो हाइड्रोजन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है H3O+। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए H+ H2O प्रोड्यूसेस H3O+, तो इसी रूप में जो है H+ जो एसिड में होता है प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है NaOH के बारे में दिया हुआ है कि NaOH जो है हमारा, यहाँ पर जो NaOH का जब डिसोसिएशन हो रहा है तो ये Na+ और OH- के रूप में जो है डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पे और भी जो बेसिस है जैसे कि KOH हो गया, हमारा MgOH2 हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनके भी डिसोसिएशन करने पर जो है हमें यहाँ पर पोटेशियम और OH- मिल रहा है, यहाँ पर मैग्नीशियम और OH- भी मिल रहा है। ठीक है ना, तो बेसिस जो होते हैं वो जनरली OH- आयंस को जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं वाटर सॉल्यूशन में। ठीक है ना, और एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि जो वैसे बेसिस जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम एल्केलीज बोलते हैं। तो जो सारे जो बेसिस होते हैं जो वो वाटर में सॉल्युबल जो होते हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है ना, जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम एल्केलीज बोलते हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो हमें देखने को मिलता है कि जो सारे एल्केलीज होते हैं वो तो बेस होते हैं, लेकिन जो सारे बेस होते हैं वो एल्केली नहीं होते हैं।
जो वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं केवल वही जो है वो एल्कलीन होते हैं, ठीक है। जो एल्कलीज होते हैं वो सॉपी टू टच होते हैं, यानी टच करने पर हमें सॉफ्ट टाइप का फील होता है, जैसे सॉफ्ट टच करने पर हमें सॉफ्ट फील होता है, वैसे ही जो एल्कलीज होते हैं वो सोपी टच में सोपी होते हैं, मुलायम होते हैं और कड़वे होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं और कोरोजिव नेचर के होते हैं, ठीक है ना। हमें कभी भी जो बेसेज होते हैं उनको कभी भी अपने जीभ से टेस्ट करके हाथ से टच नहीं करना चाहिए, उसे हमें इंडिकेटर्स की मदद से हमें जो है उसे टेस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी हुई है हमें कि हमें एक बीकर में 10 मिलीमीटर वाटर लेना है और फिर इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 को मिलाना है, ठीक है ना। उसके बाद से हमें बीकर के बेस को टच करना है, उसके बाद से हमें नोटिस करना है कि क्या इसमें इसके टेम्परेचर में कोई चेंज हो रहा है कि नहीं। तो अगर वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तब जो हीट उसका जो बीकर है वो गर्म हो जाएगा, जबकि वो इंडोथर्मिक रिएक्शन है या जबकि वो जो इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो जो सोल्यूशन होगा वो कूल हो चुका होगा, ठीक है ना। तो अगर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो उसका टेम्परेचर जो है वो हाई हो गया होगा, ठीक है। तो ये हमसे एक्टिविटी करके पूछा है, ठीक है। और यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट ये बताया हुआ है एक सिंबल के बारे में कि ये सिंबल किसी भी जब कंटेनर पर ये बना होगा, किसी भी बॉटल पर या कंटेनर पर बना होगा तो हमें उस कंटेनर को जो है उसे जो है अपने हाथों से टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो सिंबल है जो है ये कंसनट्रेटेड एसिड या बेस के कंटेनर पर बना होता है और ये जब हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये हमारे बॉडी पार्ट को जो है वो डैमेज कर देते हैं, ठीक है ना। तो जो एसिड और जो बेस है उनको वाटर से डिजोल्व करने का जो प्रोसेस है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो एसिड जो होते हैं उनको डिल्यूट करने के लिए हम एसिड में डायरेक्ट पानी को नहीं डालते, किसी भी एसिड को हम डिल्यूट करने के लिए जो है पानी में एसिड को डालते हैं, उसको पानी को स्टीर करते हुए पानी को हिलाते हुए एसिड को उसमें बहुत कम क्वांटिटी में धीरे धीरे डालते हैं, उस पानी को हिलाते हुए, तब जाके जो हमारा कंसनट्रेटेड एसिड है वो डिल्यूट हो जाता है, ठीक है ना। और ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम एसिड में पानी क्यों नहीं डालते, क्योंकि जब हम एसिड में पानी डालेंगे तो चूंकि पानी का जो क्वांटिटी होगा वो कम होगा तो उससे जो है इवेपोरेशन का फॉर्मेशन होगा, जिससे एक्सप्लोजन होगा और जो एसिड जो है वो छलक कर हमारे फेस पर या हमारे बॉडी पार्ट पर आ जाएगा, जिससे हमें क्षति पहुंच सकती है, हमें बर्न हो सकता है हमारा कोई भी बॉडी पार्ट, ठीक है ना। तो जो कोई भी एसिड और बेस जो है जब उसको वाटर से मिलाने पर क्या होता है कि उसमें जो आयंस प्रेजेंट होते हैं H3O+ या OH- जो होता है वो पर यूनिट वॉल्यूम में उसका जो उसका क्वांटिटी है वो कम हो जाता है। इस प्रोसेस को हम डिल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना, सांद्रण। तो किसी भी कंसनट्रेटेड एसिड को जो हम डिल्यूट कर सकते हैं वाटर में उसको मिलाकर, ठीक है ना। तो कोई एसिड या नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेसिस सॉल्यूशन, कोई भी एसिड या बेस सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है इसके बारे में, ठीक है ना। तो क्या हम क्वांटिटेटिवली कोई जो उसमें किसी भी जो एसिड या बेस है उसमें हम क्वांटिटेटिवली क्या फाइंड कर सकते हैं कि उसमें आयंस जो है कितने मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है, या हम जज कर सकते हैं कि उसमें कितने आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ है कि हमें एक यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है ये प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो बहुत सारे इंडिकेटर्स का जो है वो मिक्सचर है, ठीक है ना। तो ये जो डिफरेंट जो कलर्स होता है वो अलग अलग कंसंट्रेशन पर, अलग अलग हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन पर जो है ये अलग अलग कलर जो है इंडिकेट करता है, जिससे कि हम एक जो है हमारे जो वर्च्यू हम कर सकते हैं कि कितना कंसंट्रेशन जो है H+ आयंस का प्रेजेंट है किसी भी एसिड या बेस में, ठीक है ना। तो और एक स्केल भी साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया है कि जिससे कि हम हाइड्रोजन आयन को कंसंट्रेशन को जो है मेजर कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन के। तो इस स्केल को जो है हम pH स्केल बोलते हैं, ठीक है ना। ये सोरेनसन नामक एक साइंटिस्ट के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया था। जो ये pH में जो ये P है ये पोटेंज मतलब जो pH में जो P है वो स्टैंड करता है पोटेंज वर्ड, ठीक है ना। तो पोटेंज जो है वो जर्मनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पावर, ठीक है ना। तो जो pH स्केल है यहाँ पर जो जनरली जो है जो रेंज करता है 0 से 14 के बीच जो रेंज करता है। जो अगर किसी का सब्सटेंस का pH वैल्यू 0 है तो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक, और किसी सब्सटेंस का अगर pH वैल्यू 14 है तो वो बहुत ही ज़्यादा एल्कलीन होता है, ठीक है ना। तो अगर किसी भी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन जो होते हैं वो अगर अधिक होंगे तो उसका जो pH वैल्यू होगा वो बहुत ही कम होगा। और जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं उसका जो pH वैल्यू होता है वो 7 होता है, ठीक है। जैसे कि पानी हो गया हमारा, तो पानी का pH वैल्यू हो गया वो 7 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ अगर किसी वैल्यूज लेस देन pH ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन, और अगर किसी भी सब्सटेंस का अगर pH स्केल पे जो अगर वैल्यू 7 से कम आता है तो हम कह सकते हैं कि वो जो है वो एक एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है ना। और जब pH वैल्यू जो है 7 से अधिक होता है, अगर मतलब अगर वो 7 से 14 के बीच रेंज करता है तो हम कह सकते हैं कि वो जो सॉल्यूशन होगा वो एक बेसिक सॉल्यूशन होगा, मतलब वो एक बेस होगा, क्योंकि उसमें जो OH- आयंस होंगे वो इंक्रीज होंगे, ठीक है ना। तो मतलब OH- आयंस के इंक्रीज होने से जो है इसकी एल्कलीन का जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर एक नॉर्मल ये pH वैल्यू का यहाँ पे ये दिया हुआ है डायग्राम, ठीक है ना। वेरिएशन ऑफ pH वैल्यू विद द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH- आयंस, ठीक है।
तो यहाँ पर जो ये pH वैल्यू में जो है वेरिएशन दिया हुआ है अलग अलग कंसंट्रेशन पर कैसे होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है हमें कि जो हमें ये जो सारे सब्सटेंसेज है हमें इनके pH वैल्यू को चेक करना है, ठीक है ना, और हमें इनके सारे pH वैल्यू को यहाँ पे नोट करना है, ठीक है। जैसे कि कुछ सब्सटेंसेज यहाँ पे दिए हुए हैं, सलीवा, लेमन जूस, कॉफ़ी, ये सब जैसे एक्सेट्रा, जो ये सब सब्सटेंसेज दिए हैं इनके pH वैल्यू को हमें नोट करना है। यहाँ पर जो ये एक टिपिकल pH पेपर है जो कि बताता है किस pH वैल्यू पर जो है उसका कलर क्या होता है, ठीक है। मतलब 0 पर ये रेड कलर का होता है, 14 पर जो है ये डार्क ब्लू कलर है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेज के pH वैल्यू दिए हुए हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक जूस हो गया हमारा, तो गैस्ट्रिक जूस का pH वैल्यू 1.2 होता है। जो लेमन जूस होता है उसका pH वैल्यू 2.2 होता है। प्योर वाटर का और ब्लड का, प्योर वाटर का जो pH वैल्यू होता है वो 7 होता है, ब्लड का pH वैल्यू जो होता है 7.4 होता है। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एक बेस है, इसका pH वैल्यू 10 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का जो pH वैल्यू होता है वो 14 होता है। मतलब ये जो NaOH होता है वो बहुत ही एक जो है ये कंसनट्रेटेड बेस होता है, ठीक है ना। अब जो एसिड और बेसिस का जो स्ट्रेंथ है वो उस सब्सटेंस में, उस सॉल्यूशन में कितने H+ और OH- जो वो प्रोड्यूस कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि यहाँ पे अगर हम 1 मोलर क्वांटिटी में जो है HCl और एसिटिक एसिड दोनों के अगर एक मोल ले तो जो कौन सबसे ज़्यादा H+ आयंस प्रोड्यूस करेगा, तो HCl चूँकि एक कंसनट्रेटेड एसिड है तो HCl जो है वो ज़्यादा मात्रा में H+ आयंस को प्रोड्यूस करेगा, जबकि क्वांटिटी जो है वो दोनों एसिड की, एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों की सेम है, लेकिन जो HCl है वो 1 मोल में ज़्यादा H+ आयंस प्रोड्यूस करेगा एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में, ठीक है ना। क्योंकि जो HCl है वो एक कंसनट्रेटेड एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि जो एसिटिक एसिड है हमारा वो एक वीक एसिड है, डिल्यूट एसिड है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कुछ हमारे एवरीडे लाइफ में जो है pH के कुछ इंपॉर्टेंस दी हुई है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला जो दिया हुआ है कि क्या प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं क्या वो pH के प्रति सेंसिटिव होते हैं, तो हाँ वो बिल्कुल वो pH वैल्यू के प्रति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना। तो जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो होता है वो 7 से 7.8 जो रेंज है pH वैल्यू का उसी के बीच जो है वो वर्क करता है, और इसी के बीच जो है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इजीली सर्वाइव कर सकता है, ठीक है ना। जब रेन वाटर का pH वैल्यू जब 5.6 होता है या इससे कम हो जाता है तब उस रेन को हम एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई आपसे एसिड रेन का pH पूछते तो हम उसे बोलेंगे लोअर टू बिलो 5.6, ठीक है ना। तो जब एसिड रेन का ये जो वाटर जब किसी वाटर बॉडीज में, पॉन्ड्स में या रिवर्स में जाता है तो उसमें जो एक्वेटिक लाइफ, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स होते हैं उनका जो सर्वाइवल होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एसिडिटी जो है वहाँ की वाटर की में इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है, एसिड्स इन अदर प्लैनेट्स, दूसरे जो ग्रह हैं वहाँ पे एसिड्स कैसे, उनकी क्या मौजूदगी है उसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे जो O2, CO2, नाइट्रोजन ये सब गैसेज जैसे प्रेजेंट होते हैं, वैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हमारे सोलर सिस्टम में जो वेनस ग्रह है, वेनस जो हमारा है वहाँ पे जो है ना वो मोटे मोटे वाइट और येलोइश कलर के जो है सल्फ्यूरिक एसिड के वहाँ पे बादल प्रेजेंट है, ठीक है। तो कितना कूल फैक्ट है ये, बहुत ही, ठीक है। तो हमें बताना है कि क्या जो वेनस पर जो लाइफ है क्या वो एग्जिस्ट कर सकती है, तो बिल्कुल नहीं, जो वेनस है उस पर लाइफ बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो है सल्फ्यूरिक एसिड के जो है मोटे मोटे बादल जो है वहाँ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि व्हाट इज़ द pH ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड, जो हमारे बैकयार्ड में जो है, मतलब बैकयार्ड में तो हमारे घर के पीछे या कहीं भी जो है सॉइल का जो pH वैल्यू क्या है, ठीक है ना। तो प्लांट्स जो होते हैं उनको भी जो है ना एक स्पेसिफिक pH रेंज चाहिए होता है एक हेल्दी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो इसके pH इसकी जो pH रिक्वायर्ड होता है उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी पेड़ या पौधे के पास जो है हम वहाँ से सॉइल को इकट्ठा करेंगे और उसके pH वैल्यू को जो है इस एक्टिविटी में जो स्टेप दिया है इस स्टेप की मदद से उसके pH वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में हमें बोला है कि हमें 2 ग्राम सॉइल लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें 5 मिलीलीटर वाटर को डालना है, उसके बाद से जो हमें जो ये सॉल्यूशन मिलता है उसे हमें फिल्टर कर लेना है, उसके बाद से जो हमें फिल्ट्रेट मिलता है इसको जो हमें इससे जो हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से जो हमें इसका pH वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब हमारे pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में pH का क्या रोल है इसके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो हमारे स्टमक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, HCl जो हमारे बॉडी में जो है स्टमक प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो और ये जो HCl है ये फूड के डाइजेशन में वर्क करता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट किया जाने वाला है कि जो हमारे स्टमक में जो एसिड प्रोड्यूस होता है HCl वो हमारे स्टमक को हार्म नहीं पहुँचाता है, ठीक है ना। अब अगर किसी व्यक्ति को इनडाइजेशन हो जाता है, अपच हो जाता है, मतलब जब एसिडिटी हो जाती है तो उसकी जो बॉडी होती है उसके स्टमक में जो है वो एसिड का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो है उसे पेन और इरिटेशन होने लगता है। तो इस पेन और इरिटेशन से और इरिटेशन से बचाव के लिए, रीड के लिए जो है हम बेसिस का यूज़ करते हैं, और इन बेसिस को जो है हम एंटासिड्स बोलते हैं, ठीक है ना। एंटी मतलब होता है अपोजिट और एसिड मतलब
अम्ल। तो मतलब जो अम्ल का अपोजिट यानी जो एसिड का कॉन्ट्रास्ट करे उसको हम एंटासिड्स बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब मेनली जो बेसेज होते हैं वो सारे बेसेज जो होते हैं वो एंटासिड्स होते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई भी एसिडिटी से अगर सफ़र कर रहा है तो उसे हम रेमेडी के रूप में क्या सजेस्ट करेंगे, तो जो हम उसे एंटासिड्स लेने को बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि एंटासिड जो होते हैं वो जो एक्सेस मात्रा में जो एसिड होता है उसे वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो हमारे जो एंटासिड्स के कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, या माइल्ड बेस जो है, ये जो है हमें मतलब एसिडिटी को सही करने के लिए जो है इसे यूज़ करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को, ठीक है ना। अब जो हमें एक और हमारे डेली लाइफ का एग्जांपल दिया हुआ है, पीएच चेंज एज द काज ऑफ टूथ डिके। मतलब जो पीएच चेंज के कारण हमारा जो टूथ है उसका भी डिके होने लगता है, ठीक है। तो जब भी हमारे माउथ का जो पीएच वैल्यू है जब 5.5 से कम होने लगता है, तो जो हमारे टूथ का इनामेल है जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो कि एक कैल्शियम फॉस्फेट का एक क्रिस्टलाइन रूप है उससे बना होता है, वो भी जो है जब हमारे माउथ का जब पीएच वैल्यू 5.5 से कम होता है तो वो डिस्ट्रॉय होने लगता है, वो कोरोडेड होने लगता है, ठीक है ना। तो इनामेल जो होता है वो हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जो कि वाटर में डिजोल्व नहीं हो पाता। फिर भी जब हमारे मुंह का जब पीएच वैल्यू होता है 5.5 से कम होता है तो इससे वो कोरोडेड हो जाता है, वो सड़ने लगता है, ठीक है ना। जो हमारे माउथ में जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं वो भी जो है एसिड्स रिलीज करते हैं। जब हमारे माउथ में जो है हमारे दांतों में जब कोई शुगर पार्टिकल्स या फूड पार्टिकल जब हमारे दांतों में फंस जाता है, वो क्लीन नहीं हो पाता अच्छे से, तो उस पर जो है बैक्टीरिया वर्क करते हैं और वे एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि हमारे माउथ का जो पीएच वैल्यू है वो लो हो जाता है और इससे जो हमारा टूथ डिके होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो टूथ डिके से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम टूथपेस्ट करते हैं। तो क्या अब कोई बता सकता है कि क्या टूथपेस्ट किस नेचर के होते हैं, एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं। तो अब सोचिए आप खुद की, जो अब हमारा माउथ है वहाँ का जो पीएच वैल्यू है वो लो है। मतलब जो अगर हमारा जो माउथ का जो पीएच वैल्यू जो है जब 5.5 से कम होता है तब जो टूथ डिके होने लगता है। मतलब जब हमारे माउथ में एसिडिटी जब बढ़ती है तब जो हमारा टूथ डिके होने लगता है। तो उस एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो टूथपेस्ट है हमारा वो बेसिक नेचर का होता है, जो कि हमारे माउथ में एक्सेस एसिड जब प्रेजेंट होता है तो उसे वो न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारे टूथ डिके से वो प्रिवेंट कर लेता है, उसको रोक लेता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया हुआ है हमारा सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। मतलब जो केमिकल वारफेयर होते हैं, मतलब केमिकल से जो कुछ नुकसान पहुँचता है प्लांट्स और एनिमल से जो हमें नुकसान पहुँचता है, तो उसे हम कैसे बचते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको कभी किसी मधुमक्खी ने काटा है तो जो बी स्टिंग्स हैं उससे जो है वो जो बी स्टिंग्स है, मतलब जब कोई मधुमक्खी हमें काटती है तो वो जो है हमारे बॉडी में जो है एक एसिड जो मेथानोइक एसिड को इंजेक्ट कर देती है, जिससे कि हमें उस प्लेस पर जो उस पार्ट पर जो है हमें पेन और इरिटेशन होने लगता है, ठीक है। तो हमें उस पार्ट पर हम क्या कर सकते हैं, हम उस पार्ट पर जो है जो बेसिड्स होते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा हो गया, उसे हम स्टंग एरिया पर जहाँ पर उसने काटा है वहाँ पर अगर उसको हम रब करें तो जो बेकिंग सोडा है जो चूँकि वो बेस है और मेथानोइक एसिड जो है वो एसिड है, तो उससे वो न्यूट्रलाइज कर देगा और इससे हमें रिलीफ आराम मिलेगा, ठीक है ना। और एक और ऐसे ही जो है एक नेटल लीव्स जो होते हैं, मतलब जो नेटल का पौधा होता है उसके जो लिप्स होते हैं उसमें भी जो स्टिंगिंग हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी जब गलती से हमारे बॉडी पार्ट्स में जब वो इंजेक्ट हो मतलब टच हो जाता है तो हमारे बॉडी में वो भी एक जो है एसिड को सीक्रेट करता है, मेथानोइक एसिड को भी सीक्रेट करता है, तो उससे भी हमें जो है बर्निंग पेन होने लगता है वहाँ पर, ठीक है। तो मतलब जो नेटल का पौधा होता है उसके पत्ती में भी जो है मेथानोइक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ है कि नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस। मतलब प्रकृति हमें न्यूट्रलाइजेशन का यानी उदासीनीकरण का जो है ऑप्शन हमें देती है, ठीक है। मतलब नेटल जो है एक हर्बेसियस प्लांट है। मतलब नेटल का पौधा जो है वो जंगलों में पाया जाता है, ठीक है। इसमें जो स्टिंगिंग हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जब किसी भी इंसान में अगर गलती से गड़ जाए तो पेनफुल स्टिंग्स देते हैं। मतलब उससे जो है मेथानोइक एसिड जो है उसके बॉडी में रिलीज हो जाता है और जिसकी वजह से जो है उसे पेन और इरिटेशन होने लगता है। तो इसके लिए हम क्या उसके उपाय के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो क्या होता है कि नेचर जो हमें है वो न्यूट्रलाइजेशन का ऑप्शन देता है। मतलब जंगल में जहाँ पर भी नेटल का पौधा होगा उसके बगल में ही जो है एक डॉग नाम का जो पौधा होता है, डॉग प्लांट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो डॉग प्लांट जो होता है चूँकि वो बेसिक नेचर का होता है, तो जहाँ पर भी जो नेटल प्लांट का जो जब स्टिंग हमें कहीं भी किसी भी बॉडी पार्ट पर लगता है तो वहाँ पर जब हम डॉग प्लांट को है उसको जब रब कर लेते हैं तो वो जो है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, क्योंकि वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। तो अब तो हम कह सकते हैं कि जो नेचर जो है हमारा वो न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन जो है प्रोवाइड करता है। यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेज जो हैं डेली लाइफ के सब्सटेंसेज जिसमें कौन कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं इसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। जैसे कि हमारे विनेगर है तो विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऑरेंज हो गया हमारा, इसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। टैमारिंड यानी इमली में टैटेरिक एसिड प्रेजेंट होता है। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है।
सॉर मिल्क यानी जो खट्टा दूध होता हो गया या दही हो गया, इसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। लेमन में भी हमारा सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। और जो एंट स्टिंग या जो नेटल स्टिंग होता है, इन दोनों में जो हमें मेथानोइक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, मेथानोइक एसिड। अब फिर से यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर कुछ एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, इन्हें आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है एसिड्स और बेस के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर जो है हमें साल्ट्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है फैमिली ऑफ साल्ट्स, यानी साल्ट्स का परिवार, ठीक है। तो वैसे साल्ट जिनका केमिकल फार्मूला जो उनकी कैटेगरी जो सेम होती है, वो एक ही फैमिली से जो है वो बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ साल्ट्स के नेम दिए हुए हैं, जैसे कि हमारा पोटेशियम सल्फेट हो गया, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट एक्सेट्रा, इस कुछ साल्ट्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो वैसे साल्ट जिसमें कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल जो होते हैं वो सेम होते हैं, उन्हें हम कह सकते हैं कि वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे कि हम NaCl और Na2SO4 लेते हैं, तो NaCl और Na2SO4 में दोनों में Na+ प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो NaCl और Na2SO4 है, ये दोनों जो है वो सोडियम साल्ट से जो है बिलोंग करते हैं। वैसे एक और एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे NaCl और KCl, तो दोनों में Cl- है, तो हम कह सकते हैं कि जो क्लोराइड साल्ट से जो है ये बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है पीएच ऑफ साल्ट्स के पीएच के बारे में बताया हुआ है, ठीक है ना। तो जो साल्ट्स होते हैं वो मेनली जो है वो उदासीन होते हैं, तो उनका पीएच वैल्यू जो होता है मेनली 7 होता है। मतलब वे साल्ट्स जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच रिएक्शन के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं, उनका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है। और दूसरी तरफ अगर कोई जो साल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के रिएक्शन से अगर कोई साल्ट बनता है, तो वो जो उसका पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 से कम होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड की न्यूट्रलाइजेशन से ये बना होता है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर कोई साल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के रिएक्शन से बनता है, तो वहाँ पर जो पीएच वैल्यू है वो 7 से अधिक होता है, ठीक है ना। अब केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट, जो कॉमन साल्ट होता है उससे बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कि हम देखते हैं कि अब हमने देखा है कि जो साल्ट का प्रोडक्शन जो है वो HCl और NaOH के बीच जो रिएक्शन था उससे जो है सोडियम क्लोराइड जो है प्रोड्यूस हो रहा था, जिसे कि हम अपने डेली लाइफ में जो है हम उसे फूड में जो है यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जो सी वाटर होता है उसमें भी सॉल्ट जो है वो प्रेजेंट होता है डिजॉल्व रूप में, ठीक है। तो और सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम द साल्ट, और सोडियम क्लोराइड को है जो सारे जो साल्ट सी में प्रेजेंट होते हैं उनसे अलग किया जाता है, ठीक है ना। डिपोजिट्स ऑफ सॉलिड साल्ट आर ऑल्सो फाइंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, यानी जो सॉलिड साल्ट होते हैं उनके डिपोजिट जो है वो वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये लार्ज क्रिस्टल्स के रूप में भी पाए जाते हैं, और जो लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं ये ब्राउन कलर के होते हैं। तो ब्राउन कलर के क्यों होते हैं, तो इम्प्योरिटीज़ के कारण जो है वो ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है ना। इन्हें जो है हम जो इम्प्योरिटीज़ के साथ जो रॉक साल्ट्स होते हैं, इन्हें हम जो साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम रॉक साल्ट्स बोलते हैं, ठीक है ना। बेड्स ऑफ रॉक साल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन सीरीज ऑफ बाइगॉन एजेस ड्राई अप, यानी जब समय के साथ जब बहुत ज़्यादा लंबे समय के बाद जब कोई समुद्र सूख जाता है, तो उसका जो तली होता है उसमें जो साल्ट है उसके बेड रॉक के रूप में जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया हुआ है यहाँ पर कि जो रॉक साल्ट हैं जब कोल की माइनिंग की जाती है तभी भी जो है रॉक साल्ट जो है पाए जाते हैं, ठीक है। और अब अगला दिया हुआ है कि इसमें क्या आपने महात्मा गांधी के दांडी मार्च के बारे में सुना है, तो सुना होगा आपने। जो दांडी मार्च था वो जो ग्रेट लीडर इंडिया के थे महात्मा गांधी, इनके द्वारा दांडी मार्च किया गया था, ठीक है, तो करवाया गया था। तो दांडी मार्च जो है वो क्यों करवाया गया था, तो जो सोडियम क्लोराइड जो कि सबके भोजन का एक अभिन्न अंग है, उस पर जब अंग्रेजों ने कर लगा दिया था, उस पर टैक्स लगा दिया था, तो गांधी जी ने उसको हटाने के लिए सबके साथ मिलकर जो है दांडी मार्च किया था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड जो है वो हमारे स्वतंत्रता के संघर्ष में जो है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रतीक था, वो इम्पोर्टेंट सिंबल था, एक महत्वपूर्ण प्रतीक था हमारे स्वतंत्रता संग्राम का, ठीक है। अब जो यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉमन साल्ट जो है हमारा वो बहुत सारे केमिकल्स में केमिकल्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और बहुत सारे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको बनाने में जो है साल्ट्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। पहला जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो जब सॉल्ट के एक्वियस सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है तब जो है इसका फॉर्मेशन होता है। जब जो सोडियम क्लोराइड का जो वाटर सॉल्यूशन होता है उसे हम ब्राइन बोलते हैं, ठीक है ना, ब्राइन BRI यानी ब्राइन बोलते हैं, ठीक है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास टू एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब जब कोई साल्ट का सॉल्यूशन होता है, साल्ट का वाटर सॉल्यूशन, तो उससे जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना।
इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्केली प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि जब जो NaCl और वाटर का जो सॉल्यूशन है यहाँ पे 2NaCl प्लस H2O, जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक एल्केलिन है, तो इसलिए हम इसके लिए एल्केलिन, इसमें एल्केलिन यहाँ पे यूज़ किया गया, और क्लोरीन भी प्रोड्यूस हो रहा है तो इसलिए हम यहाँ पे क्लोर यूज़ करते हैं, ठीक है। और प्लस हाइड्रोजन भी यूज़ होता है, तो मतलब जो इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहा है उसके आधार पर जो है इस रिएक्शन को हम क्लोर एल्केली प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना। और इस रिएक्शन से जो है ना, इसमें जो क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पर जाके डिपोजिट हो जाता है, और जो हाइड्रोजन गैस जो है हमारा वो कैथोड पर जाके डिपोजिट हो जाता है, क्योंकि जो अपोजिट चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हमारा जो है वो कैथोड के पास ही इसका डिपोजिशन होता है, ठीक है। और इस क्लोर एल्केली प्रोसेस से जो तीनों प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं हमारे 2NaOH, क्लोरीन और H2, ये तीनों जो होते हैं वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो इस डायग्राम की मदद से इनके सारे यूजेस को बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस एक्सपेरिमेंट को बताया गया है, हमारा एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है। तो जो क्लोरीन है हमारे एनोड पर आके आता है, तो जो यहाँ पे बताया है क्लोरीन का यूज़, तो क्लोरीन जो है इसको वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, स्विमिंग पूल में, PVC में, और डिसइंफेक्टेंट्स के रूप में भी, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और पेस्टिसाइड्स बनाने में भी क्लोरीन का जो है यूज़ किया जाता है। अब जो दूसरा प्रोडक्ट जो है हमारा हाइड्रोजन, इसका प्रयोग जो है वो फ्यूल्स के रूप में मार्गरीन और अमोनिया फर्टिलाइजर्स में भी जो इसका यूज़ किया जाता है, मतलब फर्टिलाइजर्स जैसे अमोनिया बनाने में भी जो है हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है, और रॉकेट वगैरह में जो है, या जो हेलीकॉप्टर्स ये सब जो है इनमें भी जो है हाइड्रोजन को जो है फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो NaOH, जो कि हमारा NaOH फॉर्म हो रहा है, ये जो हमें डीग्रीजिंग मेटल्स के डीग्रीजिंग के लिए, मतलब जो मेटल्स पे ग्रीस की लेयर होती है उसे हटाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और सोप और डिटर्जेंट्स के फॉर्मेशन में भी, और जो पेपर इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें भी जो है इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बताया हुआ है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ठीक है। तो यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस सोडियम क्लोराइड। तो हम पहले ही जान चुके हैं कि जो सोडियम क्लोराइड यानी जो ब्राइन है हमारा सोडियम क्लोराइड, इसमें जब है इसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो इससे जो है क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और यही क्लोरीन गैस जो है वो ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर में जो है यूज आता है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड है, जो कि कब फॉर्म होता है, जब सिलेक्ट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जब क्लोरीन को पास किया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फार्मूला है वो CaOCl2 होता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये देखिए जब यहाँ पे सिलेक्ट लाइम में जब क्लोरीन को पास कराया जा रहा है CaOH2 प्लस Cl2, तो यहाँ से जब ये ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 और H2O का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है ब्लीचिंग पाउडर के कुछ यूजेस दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर के कहाँ पर किस लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो फॉर ब्लीचिंग कॉटन, मतलब जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका जो इसका जो यूज है कॉटन को ब्लीच करने के लिए, मतलब जो कॉटन है उसको वाइटिश करने के लिए, कॉटन को वाइट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो लिनेन और कॉटन टेक्सटाइल्स है, इसको जो है इन दोनों को जो है इनको डीकलराइज करने के लिए जो है इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो पेपर इंडस्ट्रीज में जो पेपर है उनको भी वाइट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ जो है वो लॉन्ड्रीज में जो है वो क्लॉथ्स वॉश करने में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। और जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको जो ड्रिंकिंग वाटर है, हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको जर्म फ्री करने के लिए भी जो है ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट कंपाउंड जो है हमारा उसके बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के यहाँ पे बारे में बताया कि जो बेकिंग सोडा इसे हम किचन में मेनली जो है यूज़ करते हैं, टेस्टी क्रिस्पी क्रंची जो डिशेज होते हैं उन्हें बनाने के लिए जो है हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, ठीक है। कभी कभी जो है हम बेकिंग सोडा का यूज़ फास्टर कुकिंग के लिए भी करते हैं, ठीक है, मतलब फूड को जल्दी पकाने के लिए जो है हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो बेकिंग सोडा है इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, ठीक है। तो जब सोडियम क्लोराइड बनाने में सोडियम क्लोराइड जो है एक रॉ मटेरियल जिसके द्वारा NaHCO3 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मतलब NaCl पे जब H2O CO2 और NH3 उस पर जो प्रोड्यूस किया उसके साथ जब रिएक्शन करवाया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और बेकिंग सोडा का जो है फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। और जो ये बेकिंग सोडा होता है ये एक नॉन कोरोजिव बेसिक साल्ट होता है। जो ये बेकिंग सोडा है इसे हम एंटासिड के रूप में भी यूज़ करते हैं, मतलब जब कोई एसिडिटी से सफ़र करता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है हम बेकिंग सोडा उसे देते हैं खाने को, ठीक है। जब ये बेकिंग सोडा को जब डिसोसिएट किया जाता है, जब इसको हीट किया जाता है तो ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट H2O और CO2 में जो है ये डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा जो बेकिंग सोडा है इसका जो है हमारे हाउस होल्ड में, हमारे घरेलू काम में इसका जो है बहुत यूज होता है, ठीक है।
यहाँ पर बेकिंग सोडा के कुछ मेनली जो कुछ यूजेस दिया गया यहाँ पे डेली यूज के, ठीक है ना। तो जो फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, जो बेकिंग सोडा होता है इससे बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। तो इससे बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, तो जो कुछ हमारे एडिबल एसिड्स होते हैं जैसे कि हमारा टेटेरिक एसिड हो गया जो कि इमली से प्राप्त होता है, तो ये जब बेकिंग सोडा के साथ कंबाइन होता है तो हमें जो है बेकिंग पाउडर मिलता है, ठीक है। और जब हम इस बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं, ठीक है, जब इसमें हम बेकिंग पाउडर को वाटर में मिलाकर हीट करते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O और सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, ये तीनों जो प्रोडक्ट है हमें मिलते हैं, ठीक है। और इस रिएक्शन से चूंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए जब किसी भी खाद्य पदार्थ में जब हम बेकिंग सोडा को डालते हैं तो उससे जो वो फूड है जो है वो फ्लफी हो जाता है, स्पॉन्जी और सॉफ्ट हो जाता है। जैसे कि हमारा ब्रेड हो गया, केक हो गया, वो स्पंजी हो जाता है, फ्लफी हो जाता है, क्योंकि CO2 के कारण जो है वो स्पंजी हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है इस रिएक्शन में CO2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है उसको एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है, अभी मैंने बताया, क्योंकि ये जो है एल्केलिन नेचर का होता है और ये जो एक्सेस मात्रा में जो एसिड प्रेजेंट होता है उनको न्यूट्रलाइज कर देता है हमारे स्टमक में और हमें आराम देता है, ठीक है। और जो ये बेकिंग सोडा है इसका जो यूज है वो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी जो है इसका यूज़ किया जाता है। मतलब आग बुझाने वाला जो यंत्र है हमारा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें भी जो है बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट कंपाउंड जो है हमारा दिया हुआ यहाँ पे वॉशिंग सोडा, ठीक है ना। तो ये एक दूसरा कंपाउंड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और ये जो है हमारे सोडियम क्लोराइड को रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करके बनाया जाता है, ठीक है। तो ये इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडा का वो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी Na2CO3.10H2O, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि जो सोडियम कार्बोनेट जो है ये बेकिंग सोडा को हीट करके और फिर उसको हीट करने से जो हमें मिलता है उसकी जो उसके हाइड्रेशन से जो है हमें जो है वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए जो NaHCO3 था इसको डिसोसिएट करने पर जो हमें CO2 H2O और सोडियम साल्ट ऑफ एसिड मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो अब यहाँ से जो हमें ये Na2CO3 यहाँ पे दिया हुआ है कि जब Na2CO3 जो है हमें जब इसके साथ जब हम H2O को मिलाते हैं तो हमें Na2CO3.10H2O मिलता है। तो ये जो यहाँ पे जो दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे जो हमारा जो 10H2O दिया हुआ है ये हमें क्या बताता है, क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो सोडियम कार्बोनेट है हमारा वो गीला है क्योंकि इसमें वाटर या H2O वाटर प्रेजेंट है। तो इसको जो हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में जो है इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो जो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम नेक्स्ट सेक्शन मतलब इसके अगले टॉपिक में जो है इसके बारे में बताया गया, ठीक है। और अब जो दिया हुआ हमारा कि जो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है ये बहुत ही यूजफुल केमिकल है, जिसे बहुत ही इंडस्ट्रियल प्रोसेसन में भी जो है इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वॉशिंग सोडा का यूज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो जो वॉशिंग सोडा है इसे ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है और इसको जो है ये कुछ सोडियम कंपाउंड जैसे कि बोरैक्स हो गया हमारा, इसको बनाने में भी वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। जो सोडियम कार्बोनेट है हमारा इसको हम क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी डोमेस्टिक पर्पजेज में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और वाटर के परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक दिया हुआ है आर द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट्स रियली ड्राई, वही जो हमने नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ने के लिए बोला था। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो साल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं क्या वो सचमुच ड्राई होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है हमें यहाँ पे कि हमें कुछ कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स लेने हैं, ठीक है। और व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग, और हमें ये बात पूछा है कि जो कॉपर सल्फेट है उसको हीट करने के बाद उसका कलर क्या हो जाता है, ठीक है। तो क्या आप नोटिस करते हैं कि जो कॉपर सल्फेट जो है जब आप इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर जो है वाटर ड्रॉपलेट्स कुछ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए, उसके बाद हमें बोला है कि फिर से जो हमें जो कॉपर सल्फेट का जो सैंपल है उसमें 2 से 3 जो ड्रॉप्स हैं वाटर ड्रॉप्स डालने हैं हीट करने के बाद, ठीक है। उसके बाद से हम क्या देखते हैं कि क्या जो कॉपर सल्फेट है उसका ब्लू कलर वापस आ गया है या नहीं। तो इसके लिए ये एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है ठीक है ना। यहाँ पर जो है ये बर्नर की मदद से जो है इसको हीट किया जा रहा है, ठीक है, कॉपर सल्फेट को। तो इस एक्टिविटी को अगर आप करेंगे अपने लैब में तो स्कूल लैब में या इसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से तो ये जो है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, इस एक्टिविटी को। तो जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं जो कि हमें सूखे दिखते हैं, ड्राई दिखते हैं, इसमें जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जो किसी भी कंपाउंड में जो फिक्स्ड नंबर में जो वाटर मॉलिक्यूल जो ऐड होते हैं उसे जो है हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है हम बोलते हैं। जैसे कि जो हमारा वॉशिंग सोडा है Na2CO3.10H2O, तो इसमें जो 10H2O प्रोड्यूस है हमारा, इसे जो है हम क्या कहेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे, ठीक है ना। तो यही दिया हुआ है यहाँ पे कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स का फिक्स नंबर होता है जो कि किसी भी एक साल्ट के फार्मूला यूनिट में जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और दूसरा एग्जांपल हमें दिया हुआ है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम।
जिप्सम एक दूसरा कंपाउंड है, उसके उसमें जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन है उसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। कि जो जिप्सम होता है हमारे, उसमें वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो जिप्सम है उसका वाटर क्रिस्टलाइजेशन कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो जो जिप्सम का केमिकल फार्मूला होता है वो होता है CaSO4.2H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है ना। तो तो जो कैल्शियम CaSO4.2H2O है, जिसे हम जिप्सम बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे फॉर्म होता है, तो जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस ये POP होता है, ठीक है। तो जब POP का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जब हम जिप्सम जो है हमारा, उसको जो हम मतलब जो CaSO4.2H2O है, इसको जब हम 373 केल्विन टेम्परेचर पर जब हम इसको हीट करते हैं, तो इसे जो वाटर ऑफ, तो यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो इसका 2H2O प्रोड्यूस है वो इवापोरेट हो जाता है, और उसके बाद से क्या बचता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी CaSO4.2H2O जो बचता है। और यही जो कंपाउंड है हमारा, ये जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे हम POP बोलते हैं, ठीक है ना। तो POP का यूज यहाँ पे दिया हुआ है कि जब डॉक्टर जब किसी पेशेंट की हड्डी टूटती है तो उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको उसके बोन्स को फिक्स करने के लिए जो डॉक्टर्स जो चूने टाइप जो सब्सटेंस को यूज़ करते हैं वो POP ही होता है, ठीक है ना। वो बोन को राइट पोजीशन में फिक्स करने के लिए यूज़फुल होता है, ठीक है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो वाइट पाउडरी सब्सटेंस होता है, जो कि वाटर के साथ मिक्स करने पर जो है वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद से जो है वो कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है। यहाँ पर इसका रिएक्शन दिया हुआ है CaSO4.2H2O, ये जो हमारा POP है, इसमें जब 1/2H2O जब वाटर इसमें मिक्स हो रहा है तो जो है CaSO4.2H2O जो है जिप्सम का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नोट करना है कि जो नोट दैट ओनली हाफ ए वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब हमें यह नोट करना है कि जो POP हमारा, इसमें जो सिर्फ हाफ जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है वो जो है यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे जो POP का कुछ यूज़ दिया हुआ है, ठीक है, कि जो POP है हमारा, इसको टॉयज बनाने में यूज़ किया जाता है, या जो डेकोरेशन के रूप में जो हमारे जो घरों में जो सीलिंग्स होती है उस पर जो डिज़ाइन बना होता है वो जो होता है वो POP का ही बना होता है, ठीक है। तो जो कैल्शियम, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि हमें बताना है कि जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है CaSO4.2H2O, इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं, पेरिस कंट्री का यहाँ पे नाम क्यों जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, और आपको पता चलेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे भी एग्जैक्ट उसका नहीं पता है, ऐसे मुझे पता है लेकिन मैं आपको बताऊंगी नहीं अभी, आप उसे खुद सर्च कीजिएगा। और यहाँ पे जो है यहाँ पे NCERT टेक्स्ट बुक के इन टेक्स्ट के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, इसे आप सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे चैप्टर की समरी दी हुई है, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं तो कहूँगी कि इस समरी को आप है अच्छे से जो है वो इसे लर्न कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ NCERT के कुछ NCERT क्वेश्चन दिए हुए हैं इस चैप्टर के, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एसिड बेस एंड साल्ट, ठीक है ना। तो अब ठीक है, तो कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को बंद। अब फाइनली मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ, ठीक है ना। तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल बिरसा बोर्ड। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।